आज हम लोग मॉडल पेपर्स 2024 को देखने जा रहे हैं। इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है हिंदी में और 70 नंबर आपको लिखने होते हैं, जिसमें 20 नंबर का ओमार शीट पर क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है और शेष 50 नंबर के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो हिंदी में दे रहा है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा और पूर्णांक 70 आपको गेन करने हैं। इसमें दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, एक अ और एक ब। खंड अ में एक एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको ओमार पर देने होंगे। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़ करके केवल प्रदत्त OMR पर ही इसका उत्तर देंगे। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे न तो काटें और न ही इरेजर का प्रयोग करें। अगर गलती से भर भी दिया जाए दूसरा गोला, फिर भी उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आगे से कोशिश करना है कि कोई गलती न होने पाए। अगला दे रहा है कि प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित होगा कि कौन सा प्रश्न कर रहे हैं तो कितने नंबर का है, लिखा रहेगा। फिर कह रहा है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, माने लिख करके उसको उत्तर देना है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, माने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करते क्रम से जाएं। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए, कह रहे कि 1 से शुरू कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर ढेर समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न आपके पास दे रहा है कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें दे रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। इसमें का सही है 1 का क। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो इस पर आप क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। और फिर जब टिक लगा लेंगे 20 क्वेश्चनों का, तो फिर ओमार दिया रहेगा, उसको क्या कर लेंगे, रंग लेंगे। तो इसमें परीक्षा गुरु सही हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है, इसलिए गो वाला सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। तो हंस क्या है, शुक्ल युग की पत्रिका है। एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है, राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरे कृष्ण प्रेमी को या मोहन राकेश को। राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन पर दे रहा है। कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो श्याम सुंदर दास थे, इसलिए गौ वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, इसलिए विकल्प संख्या 2 ये 6 का क सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिऔध की है, सुमित्रा नंदन पंत की है कि हरिवंश राय बच्चन की है। रामधारी सिंह दिनकर सही हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना है। यह मैथिली शरण गुप्त की है, इसलिए 8वां का क सही हो जाएगा। 9वां दे रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल आप देख रहे हैं कि 1843 से अब तक दिया गया है। तो या तो संभवत रहेगा तो 1900 से शुरू होगा, अगर सन है तो 1843 से अब तक हो जाएगा, इसलिए इसका क वाला विकल्प सही हो जाएगा कि सन 1843 से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। आगे देखिए, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए इसका 10वां का घ सही हो जाएगा। शोक विकल, यहाँ विकल होगा, शोक विकल तब रोवा हिराने अरूप राशि बल तेज बखाने। देख रहे हैं कि शोक, तो शोक किसका द्योतक है, करुण रस का है। तो शोक विकल, शोक से व्याकुल हैं तो करुण रस आएगा ही, तब रो रही हैं, इसलिए इसमें करुण रस हो जाएगा। रहा है कि इसमें कौन सा रस है, तो करुण रस हो जाएगा। तो 11 का क सही हो जाएगा। इसके बाद दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, होई का मतलब यहाँ पर छोटा रहेगा। गण नायक परिवर, परिवर बदन, ये दोनों चरणों में मिलाकर कितनी मात्राएं हैं, तो गिन लेंगे। अगर यहाँ ओ का या का ए का मात्रा रहेगा तो डबल डबल गिना जाता है। छोटाऊ का छोटी का मात्रा रहता है तो एक ही गिना जाता है। चाहे अकेले वर्ण होगी तो वह भी क्या होगा, अकेले ही गिने जाते हैं। तो जो का मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। इसमें एक हो गया, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक छोटी है तो एक एक हो तो डबल हो जाएगा। इसमें एक हो गया, एक एक है
आ है तो डबल हो जाएगा, एक हो गया, एक हो गया, एक हो जाएगा, छोटी है तो एक हो जाएगा, एक एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। गिन लीजिए। तो यह क्या है, सोठा छंद का उदाहरण है, क्योंकि पहली पंक्ति में कितनी है, 11 मात्रा है और बाद वाली में 13 मात्राएं हैं। तो गिनिए, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्रा यहाँ तक हो रहा है। और 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, 13 इधर हो रहा है। तो 13 मिल करके और 11 मिल करके, 11 प्लस 13 कितने हुए, 24 मात्राएं हो रही हैं। तो 24 मात्रा गो वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हो गई है। तो यहाँ पर डैश रहना चाहिए। तो जहां भी डैश आ जाए तो समझ लीजिए कि वह रूपी को प्रकट करता है, चरण रूपी कमलों को, ठीक ना। तो कमल रूपी चरणों को, तो यहाँ पर क्या है, सूरदास जी लिख रहे हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई, हे हरिराई, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके कमलवत चरणों की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। यहाँ पर रूपी लगने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो 13 का को सही हो जाएगा। यहाँ पर है त्रिफला, यहाँ पर क्या है, त्रिफला है। त्रिफला का समास विग्रह कीजिए तो 3 फलों का समाहार हो जाता है, अच्छा है 3 फलों का समूह, वो वाला विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख रहे हैं कि कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, यह तत्सम है। कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, वस्त्र होगा कि दुकुल होगा, कपट नहीं, ये करपट है, करपट है या पहनावा है। तो कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, करपट होता है। तो इसलिए 15 का विकल्प संख्या ख सही हो जाए। इसके बाद आपका आ जाता है, आगे देखिए 16 सवाल है। 16वां कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आकर्षण में आप देख रहे हैं कि आ प्लस कर्षण से मिलकर के यह क्या हुआ है, बना हुआ है। तो आ इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो उपसर्ग में आपका घ सही हो जाएगा, कि आकर्षण में आ उपसर्ग लग करके बना हुआ है। आगे देखिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तो 17 का क सही हो जाएगा। मधुवरी में कौन सी संधि है, तो मधुधन अरि, यण संधि हो जाएगा। आगे देखिए, फलेशु किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। तो दे रहा है कि फलेशु, तो फलेशु माने जानते हैं आपकी सप्तमी में जाकर के बहुवचन में बनता है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दिया है कि द्रच्छेद किस लकार और पुरुष तथा वचन का रूप है। तो द्रच्छेद देख रहे हैं कि यह क्या होता है, भविष्यत काल है। यहाँ पर एक लिट होगा, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तक क्वेश्चन करके और इसको फिर रंग देंगे। इसके बाद सवाल नंबर आप देखने जा रहे हैं खंड ख। इसके बाद आ रहा है आपका खंड ख, जिसको वर्णात्मक आपको दिया जा रहा था कि इसके लिए 50 अंक आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है, पहला का क। अब इसमें दागेंगे प्रश्न संख्या 1 का क। इसमें कह रहा है कि इसमें से दिए गए प्रश्नों का उत्तर, तो इसका 2 खंड होगा, एक क होगा और एक इसका अथवा भाग करके देगा, ठीक ना। तो या तो इसको करना है ना तो इसके नीचे वाले भाग को करना है, जो भी अच्छा आ रहा है। क्योंकि इसमें संदर्भ पूछेगा, संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, उस पाठ की पहचान होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए कि उसके कवि का या लेखक का नाम आना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मित्र, तो जहां मित्रता की बात आ गई ना, तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो पहला का हो जाएगा। कह रहे कि मित्र का कर्तव्य, पहले पढ़िए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, ऊंच और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर या उससे भी बढ़ चढ़ करके आप काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह से पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। इससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। अब इसमें आप देखे लिए हैं, तो पहला प्रश्न दे रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे खंड ख, पहले क्या लिखेंगे, खंड ख। अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्न दाग देंगे।
इसमें लिखेंगे प्रश्न संख्या, चाहे प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप क करने जा रहे हैं तो क लिख दीजिए, ठीक। और इसमें पहला का उत्तर देने जा रहे थे, जो लाइन खींचे रहते हैं यहाँ पर पहला दाग दीजिए और लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए। तब यहाँ पर आप संदर्भ शुरू करेंगे, हिंदी नहीं रहती है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ लिख करके इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। मित्रता जब लिखेंगे तो मित्रता ऐसे लिख करके और इसको सिंगल इंडेड कामा से क्लोज कर देंगे। मित्रता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला दिया गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें जो लिया गया है ना, जितना अंडरलाइन किया गया है उसको रेखांकित भाग कहा जाता है और उसकी व्याख्या लिखना होता है। उतने से नहीं होता है, थोड़ा ऊपर से भी ले लेते हैं, नीचे से लेकर के और पकड़ करके क्या कर देते हैं, मिला करके लिख देते हैं। तो अब लिखेंगे कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। तो अब इसमें थोड़ा बढ़ा लोगे, बढ़ा लेंगे कि नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के विषय में बताना चाहते हैं कि मित्रता का कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चयी हो, सत्य संकल्पी हो, अर्थात जिसको ठान लेता हो उस संकल्प को पूरा करता हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिससे अगर हम कहीं पदच्युत हो रहे हैं, कहीं परेशान हो रहे हैं तो वह हमें आत्मबल दे और हमें आगे बढ़ाए, ठीक ना। और हमको उसी तरह से उसका साथ पकड़े रहना चाहिए जैसे कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी का पकड़ा था, ठीक ना। तो इस तरह से बढ़ा करके थोड़ा सा लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा। अगला है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो पहली लाइन में दे रहा है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, ऊंच और महान कार्य में हर प्रकार से सहायता देना तथा मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर निकल करके भी कुछ काम को कर जाओ, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी का अथवा भाग करके, अगर वो नहीं आता है, क्योंकि इसमें जरूरी होता है, इसमें जरूरी है आपके पास कि उसका संदर्भ है आना चाहिए, क्योंकि संदर्भ तो पूछबे करेगा कि लेखक का नाम क्या है और उस पाठ का शीर्षक क्या है। तो कह रहा है कि अथवा भाग। अब अथवा यहाँ नहीं रहेगा, अथवा आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पर बीच में, दोनों प्रश्नों के बीच में दिया रहेगा कि तो ऊपर वाला कि तो नीचे वाला। अगर अथवा कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न संख्या अगर 1 कर रहे हैं तो 1 के क का आप अथवा करने जा रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे कि अथवा भाग। तो इससे एग्जामिनर पकड़ लेता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, दूसरे वाले को कर रहे हैं, ठीक ना। और सेम उसमें भी इसी तरह का हो जाएगा। यदि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर अ है तो अ दाग देंगे। और कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए, तो यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर संदर्भ लिख दें, ठीक। तो पढ़ लीजिए पहले किस पाठ का है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कैंगले की, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों से जते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जा करके देख ले। आप देख लीजिए, अजंता बता रहा है कि अजंता पाठ से है, ठीक है। तो अब कह रहा है, पहला प्रश्न भी पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऊपर लिखे गए गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग के अजंता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय हैं। तो भगवती शरण उपाध्याय हो जाएंगे। शीर्षक आप जब लिखेंगे तो शीर्षक में लिख देंगे अजंता, और अजंता लिख करके और इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे और इसके बाद फिर लिख दें कि इसके लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक। तो 2 नंबर मिलेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और फिर वही लिखना है, थोड़ा सा ऊपर से ले लीजिए, थोड़ा नीचे से लिखिए कि भगवती शरण उपाध्याय जी या चाहे लेखक बताना चाहता है कि वर्षों बीत गया, वर्षों पहले से अजंता की गुफाओं की कहानी चलती आ रही है। वहां पर जो दीवारें हैं
मंदिरों की जो दीवारें उसमें काट के बनाई गई हैं, वे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हुआ है, माने खुला है, आज भी जाकर के उसको देख सकते हैं। कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, जीव जंतुओं की कहानी, क्रूरता की कहानी, कोई जा करके ऐसा चित्र भी बनाया गया, कोई जा करके पशुओं को मार रहा है भाला से। फिर दया की कहानी, त्याग की कहानी है, कोई चारा खिला रहा है। जहाँ बेरहमी है दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट फूट चुका है। सोता का मतलब होता है नदियां बहती हैं और अगर कहीं निम्न तबके की भूमि है उसमें से कुछ पानी के अंश रिस रिस करके उसमें जाता है, उसको सोता कह रहे हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि जहाँ कितना भी पाप है ना, पाप में भी क्षमा के सोता माने थोड़े थोड़े स्रोत उसमें झलकते रहते हैं। राजा और कंगाला, राजा माने राजा होता है, कंगाला माने होता है कंगाल। राजा और कंगाल की कहानियां हैं। विलासी मतलब जो धन संपत्ति को आराम से ऐशो आराम में बिता रहा है। भिक्षु माने जो भीख मांग के खा रहा है। फिर नर है और नारी, मनुष्य है और पशु है, इन सभी के कलाकारों के हाथ सृजते चल गए। सृजित का मतलब होता है निर्माण करना, इन्हीं से काट काट करके बनाते चले गए सब कलाकार। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, जाकर के अजंता में देखा जा सकता है कि किस तरह से निश्चित रूप से बुरा कार्य करने वाला एक दिन अच्छे लोगों के द्वारा पराजित होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी व्याख्या कर देंगे। आगे दिया गया है कि दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है, तो आप देख ही रहे हैं कि कहानी जैसे क्या है, हिरणों पसीनों से संबंधित है, क्रूरता से, भय से, हाथियों की कहानी से, बंदरों की कहानी से, त्याग से, दया से, राजा और कंगालों से, विलासी और भिक्षु, नर और नारी से संबंधित है। बढ़ा करके अपने लिख दीजिए। इस तरह से आप इस उत्तर को गेन कर पाएंगे निश्चित रूप से। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दे रहा है, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या दागना पड़ेगा, यहाँ पर दागेंगे प्रश्न संख्या 2 दागिए। और फिर कह रहा है कि इसको पहले पढ़ लीजिए और देखिए कि किस पाठ का है, क्योंकि वो तो गद्य था। अब आगे आपका काव्य तो दे रहा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन कंबल। कंबल माने सहारा। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कह रहा है कि मनुष्य जो है और मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, उसको विश्राम स्थल मान करके और स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और मृत्यु एक विश्राम स्थल है, क्योंकि आपको आराम वहीं मिलता है। जब जन्म ले लेते हैं और मरते नहीं तब तक तो दौड़ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ टेंशन करते रहते हैं। और जब मर जाते हैं तो थोड़े समय तक विश्राम मिलता है, और फिर वहां से मनुष्य अपनी पुरानी काया को, काया माने शरीर को, बहवा देता है और फिर नया रूप धारण करके और फिर आगे बढ़ता है। का वर्णन है। अब कह रहा है कि इस उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक ना। तो इसमें क्या होना चाहिए आपका, इसमें होना चाहिए कवि का नाम होना चाहिए क्योंकि कविता है, और फिर शीर्षक का नाम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। किसने लिखा है इसको, तो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। किस शीर्षक में, स्वदेश प्रेम। तो यहाँ लिख देंगे। अब ये तो लिख ही दिए, प्रश्न संख्या 2 करने जा रहे हैं आप, इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं ना, पहला प्रश्न आप इसमें करने जा रहे हैं। इसमें लिख देंगे संदर्भ। संदर्भ आप लिख दीजिए। संदर्भ में लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक ना, हिंदी काव्य के या हिंदी काव्य खंड के किस भाग से, इसमें लिख देंगे कि स्वदेश प्रेम। क्या लिख देंगे, स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर मिलता है आपका उस शीर्षक पर, और 1 नंबर मिलता है अगर आप सही उस लेख कवि का नाम लिख देते हैं। इसमें पहला हो गया, पहला के बाद इसमें फिर दूसरा है। तो दूसरा दागने के लिए फिर यहाँ पर जब पहला लिख लेंगे तो दूसरा दागेंगे और उस पर भी लिखेंगे। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित तो इतना ही है, तो इतना से अर्थ निकलेगा नहीं, तो थोड़ा ऊपर से पकड़ लेते हैं, थोड़ा नीचे से। कह रहे कि मृत्यु एक सरिता है, तो कवि बता रहा है कि मृत्यु क्या है, एक सरिता के समान है या नदी के समान है, जिसमें श्रम से कातर माने थका हुआ जीव नहा करके, ठीक है, और फिर से नूतन शरीर धारण करता है और अपने पुरानी काया को क्या कर देता है, काया रूपी वस्त्र को बहा देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका व्याख्या हो जाएगी। आगे देख रहे हैं कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कवि ने 3 चीजों से मृत्यु की तुलना किया है। कह रहा है कि मृत्यु है एक विश्राम स्थल, ठीक, अमृत्यु है फिर एक सरिता, ठीक ना। तो लिखेंगे कि कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से
और विश्राम स्थल से किया है, तो फिर आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे देखेंगे, इस प्रकार से ये हो गया। अगर ये नहीं आता है तो कह रहा है कि इसका विकल्प नीचे है। आने का मतलब कि उसका शीर्षक और संदर्भ भी तो लिखना है, तो शीर्षक और कवि का नाम होना चाहिए। तो जिसमें आ रहा है पहला दूसरा कोई को कर लीजिए। अगर इसको कर रहे हैं तो अथवा वाला भाग को करिए। तो यहाँ पर दाग देंगे कि प्रश्न संख्या, प्रश्नोत्तर चाहे प्रश्न संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और 2 वाले में आप करने जा रहे हैं अथवा भाग ना। तो अथवा जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अथवा भाग लिख देंगे। पहला इसमें दे रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले पढ़ लीजिए कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, वहां से है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस शान, शयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन दिसैन तिन्ह, समुझाई कछु मुसुकाई चली, तुलसी तहि अवसर सोह सब, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानुदम, पिकसी मनु मंजुल कंज कली। अब देखिए इसमें यह बनपथ जो तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ है ना, भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के सहित जंगल को चल रहे हैं। रास्ते में कुछ गांव पड़ते हैं। गांव की महिलाएं इनकी जब सुंदरता को देखती हैं तो मुग्ध हो जाती हैं, फिर जानना चाहते हैं कि आप हो कौन, ये आपका आपस में क्या संबंध है। तो सीता से पूछ रहे हैं वही नारियां कि बताओ वो कौन है, बिना बोले हुए ऐसे इशारा से पूछ रहे हैं कि वो कौन है आगे जो चल रहे हैं। तो सीता बताती है, भी संकेत से भी चालाक हैं, समझ जाते हैं कि क्या पूछना चाहती हैं, तो संकेत दे करके और बता रही हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, पहले हेडिंग दे देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के वनपथ पर, क्या लिखेंगे, हिंदी काव्य के वनपथ पर नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अच्छा है, खाली तुलसीदास जी हैं, जैसे लिख देंगे उत्तर आपका उतना ही मिलेगा, 2 नंबर गेन हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ऊपर वाली 2 लाइन दिया गया है, तो ये क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो सुनि सुंदर बैन सुधारस शान, शयानी है जानकी जानी भली। करे कि सुनि सुंदर, बैन मने होता है बाणी, सुधारस मने अमृत रूपी रस से, साने मने सनी हुई। कह रहे हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके अमृत के समान रस में सनी हुई जो बाणी है, इसको सुन करके, सुंदर बाणी को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली। सयानी का मतलब होता है कि अधिक ज्ञान रखने वाली, तो सयानी का मतलब होता है बुद्धिमान। जानकी भली भांति से जान ली, जान गई कि जानना क्या चाहती हैं ये ग्रामीण महिलाएं। ये भी क्या करते हैं, उन्हीं की तरह से पूछते हैं कि अरे वो कौन है, तो ये संकेत देती हैं कि वो मेरे साथ शयन करने वाले हैं। अगली पंक्ति में उत्तर दे रही हैं कि तिरछे करि नैन दिसैन तिन्ह, समुझाई कछु मुसुकाई चली। तिरछे सीता जी इशारा कर रही है ग्रामीण महिलाओं से कि अरे वो जो आगे चल रहे हैं ना, मेरे साथ क्या करने वाले हैं, शयन करने वाले हैं। इस तरह से मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से दोनों पंक्तियों का क्या हो जाएगा, अर्थ आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां से भी 2 नंबर गेन हो जाएगा। अगला दिया गया है तीसरा कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं कि सुधारस साने, अमृत रूपी रस से सने हुए, जहां रूपी लग गया रूपक अलंकार है। फिर नीचे देख रहे हैं कि मनु मानो जनु जानो, जहां लग जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप देख रहे हैं कि तुलसी तेहि तो वर्ण की आवृत्ति है,
इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस तरह से आप अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के छठा दर्शनीय कुछ नहीं आता है तो खाली उत्प्रेक्षा भी लिख देंगे तो आपका नंबर उतना ही मिलेगा। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो लिख लिए। तो इस तरह से ये पाठ हो जाएगा। तो या तो ये आता है आना, तो इससे पहले वाला कोई एक भाग को ही आपको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। तीसरा इसमें दे रहा है, तो एक आप गद्य से देखें, दूसरा पद्य से देखें और तीसरा आप किससे देखने जा रहे हैं, तीसरा आपको देखना है अनिवार्य संस्कृत जो है, संस्कृत वाला भाग है उससे। इससे क्या होगा, तीसरा आपके पास गद्य मिलेगा और चौथा है आपके पास पद्य मिलेगा। इसके लिए 5 अंक मिलेंगे और उसके लिए भी 5 अंक मिलेंगे। 2 अंक संदर्भ के लिए होते हैं और 3 अंक इसका अनुवाद लिख लेते हैं तो 5 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें 2 अंक संदर्भ पर, 3 अंक अनुवाद पर और कुल मिला के मिलते हैं 5 अंक। देखेंगे कि दिए गए संस्कृत, इसमें 2 भाग होता है। इसमें क्या होता है, 2 भाग होता है। एक ऊपर वाला लिखेंगे तो, अच्छा नीचे वाला लिखेंगे तो। अब देख लीजिए कि किस पाठ का है, संदर्भ आपको आता है कि नहीं आता है। संदर्भ का मतलब खाली शीर्षक रहेगा, इसमें लेखक वोखक की तो जरूरत होती नहीं है, खाली शीर्षक पता होना चाहिए तो आपकी व्याख्या हो जाएगी। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए दिया गया है कि ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, तो देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका आपको लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले तो लिखेंगे प्रश्न संख्या, लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 और 3 में लिखने जा रहे हैं ना, तो अथवा लिखेंगे। अगर नीचे वाला लिखते हैं तो अथवा लिख देंगे और नहीं ऊपर वाला लिखते हैं तो खाली 3 दाग करके छोड़ देंगे, तो एग्जामिनर समझ लेगा कि पहला आप लिख रहे हैं। इसके बाद फिर क्या लिखना है आपको, संदर्भ पक्का लिखना है तो यहाँ लिख देंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, ये सा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्वेह कर्माणि, अपने कर्मों को करते हुए। जिजीविषेत शतम समाह, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इत यस्या उद्घोष, ऐसा ही इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदंतरम फलम, इसके बाद फल की इच्छा करो। इत अस्माकं संस्कृते नियमः, यही हमारे संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य, इस प्रकार से यदि हम राष्ट्र के नव निर्माणम संलग्ना, अगर हम नए निर्माण में या नव निर्माण में लगे हुए हैं। अस्मः निरंतरम, तो हमें लगातार। कर्म करणम, अपने कर्मों को करते हुए। अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम, हमें अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने ही श्रम का फल का भोग करना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीय, अन्य लोगों के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जनीय है। यदि वयम विपरीतम आचरमाह, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं। तदा न वयम सत्यम भारतीय, तो हम निश्चित रूप से भारतीय, हम सच्चे रूप में भारतीय नहीं है। संस्कृति उपासका, भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं है। वयम तदैव यथार्थम भारतीय यदा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हम तदैव माने तभी, यथार्थ माने वास्तविक रूप में, भारतीय अस्माकम माने भारत के या भारतीय संस्कृति के, यदा अस्माकम आचार्य विचारे, यदि हमारे आचरण में और हमारे विचारों में, अगर अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, अगर हमारी भारतीय संस्कृति लक्षित होती है तभी हम इसके वास्तविक भारतीय हैं। अभिलक्षामः वयम यत विश्वस्य अभ्युदय, कह रहे कि हमारी अभिलाषा और हमारा यह विश्वस्य अभ्युदय, विश्व में इसके उदय के लिए। भारतीय संस्कृति एक दिवस संदेश लोके सर्वत्र प्रसरित, कह रहा है कि यदि हमारी इस तरह की अभिलाषा रही और हम इसके अभ्युदय के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें तो एक दिन निश्चित रूप से यह संदेश पूरे संसार में फैल जाएगा। तो इस तरह से इसका अनुवाद लिख देंगे और संदर्भ लिख लेंगे। अगर ये नहीं आता है तो अथवा भाग लिखना पड़ेगा हमें प्रश्न संख्या 3 डाल करके, और यदि ये नहीं आता है तो अथवा वाले भाग को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और इसके बाद फिर इसमें भी संदर्भ लिखेंगे। ये भी उसी पाठ का दे दिया है ऊपर से उठा करके,
दूसरे पार्ट का रहता है, कि ये दूसरे का रहेगा और ये किसका रहेगा, दूसरे पार्ट का रहेगा। जैसे मानव जीवन से संस्करणम, तो वही भारतीय संस्कृति है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से अवतरित है और इस पाठ का शीर्षक भारतीय संस्कृति है। आगे देखेंगे कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन के संस्करण माने सुधार करना ही संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन के सुधार के लिए महानतम प्रयत्नम, महान प्रयत्न अकुर्वन् मैंने किए। ये अस्माकम जीवनस्य, वे हमारे जीवन के संस्करणाय माने सुधार करने के लिए, यान आचारान विचारान, जो आचार और विचार, जो आदर्शन और आदर्शों को सम्मिलित किया या हमें सिखाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वही हमारी संस्कृति है। आगे देखेंगे, इस तरह से अनुवाद कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके पास आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपके पास है। प्रश्न संख्या 4 में दे रहा है, कह रहा है कि पहला आए तो पहला कीजिए, नहीं आता है तो दूसरा। कह रहे कि इस पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिख करके और हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसमें भी क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले प्रश्न दागना होगा। तो प्रश्न संख्या दाग देंगे 4 और इसके बाद इसका लिख देंगे संदर्भ, और पहला लिख रहे हैं तो पहला, और ना ही तो अगर दूसरा लिख रहे हैं तो यहाँ अथवा लिख करके और यहाँ सेकंड दाग देंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भागम भवेत्। यह भी भारतीय संस्कृति का है। तो लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के भारतीय संस्कृति शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद लिख देंगे अनुवाद। इसके नीचे क्या लिख देंगे, अनुवाद लिखेंगे या चाहे व्याख्या लिख दीजिए। ठीक है, तो अनुवाद में लिखेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होवें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग होवें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग, भद्राणि मतलब होता है कल्याणकारी हों। माँ कश्चित् दुख भागम भवेत्, सभी लोग किसी भी दुख के अपने भाग को ग्रहण करें। अथवा अगर वो नहीं आता है तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले में आप देख रहे हैं कि नीचे वाला क्या है, जीवन सूत्राणि से लिया गया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लाभम हित्वा सुखी भवेत्। इसमें युधिष्ठिर और यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। तो प्रश्न वे पूछे थे, यक्ष पूछा है पीछे वाले में कि किम हित्वा प्रियो भवति, और किम हित्वा न शोचत, और किम हित्वा अर्थवान भवत, किम हित्वा सुखी भवेत। तो ये उत्तर देते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवत। तो अनुवाद में लिखेंगे, संदर्भ पहले लिख लेंगे। संदर्भ में लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया। इसके बाद अनुवाद हेडिंग देंगे, और अनुवाद हेडिंग दा करके यदि इसको लिख लेते हैं तो इसमें सेकंड पार्ट दे देंगे। अगर पहला नहीं आता है तो लिख देंगे मानम हित्वा प्रियो भवत, मनुष्य अपने अभिमान को, मान का मतलब क्या हुआ, अभिमान को, अपने अभिमान को या घमंड को त्याग करके सबके लिए प्यारा बन जाता है, प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचत, क्रोध को त्याग देने के बाद मनुष्य उसके विषय में फिर सोचता नहीं। ऐसा नहीं कहता कि हमारा क्रोध हवा कहाँ गया, नहीं करता है, कभी उसके विषय में सोचता नहीं। कामम हित्वार्थवान भवत, काम माने होती है इच्छा, इच्छा को त्याग करके मनुष्य समृद्ध हो जाता है, धनवान हो जाता है। लाभम हित्वा सुखी भवेत्, और लाभ को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। अगर लाभ की चिंता न हो सुबह से शाम तक तो काहे लिए आदमी मेहनत करेगा, सुखी हो जाता है। इस तरह से इसकी व्याख्या किसी एक का करना होता है। पांचवा देखिए आप, पांचवा में दे रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ये निर्धारित होता है कि गाजीपुर में क्या लिखना है और बलिया में क्या लिखना है, फिर बनारस में क्या लिखना है, बदायूं में क्या लिखना है, तो किस जिले में क्या लिखना है, तो उसके आधार पर ये होता है। तो अलग अलग खंड निर्धारित है कि किस जिले में क्या लिखना है। तो आप निर्धारित अपने टीचर की सहायता से पूछ लेंगे। जैसे गाजीपुर का है, मुक्ति खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। बलिया का रहेगा तो बलिया में कर्ण खंड काव्य चलता है। तो जो रहेगा उसमें से देखिए, अब यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, इसमें 2 दिया गया है खंड ख में, कि तो पहला का उत्तर देना है ना तो दूसरा का, 2 दिया रहेगा, किसी एक का देना है। ठीक ना, काहे कि इसके लिए 3 ही अंक निर्धारित है।
एक करना है और 3 अंक का है, तब आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। केवल एक लिख दीजिए। कह कि चाहे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, महात्मा गांधी पर लिख दीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का वर्णन कीजिए। पूरी कहानी में से थोड़ा सा शुरू से हल्का सा छोड़ करके और फिर आगे वाला भाग लिखेंगे, देंगे, दूसरा खंड पूरा हो जाएगा। महात्मा गांधी पर आप अब लिखना चाहते हैं तो आप शुरू कर देंगे। पहले प्रश्न दागेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर 5 करने जा रहे हैं। 5 के क वाले भाग का, क वाला नहीं ख वाला है ना, तो ख वाले भाग का अगर पहला करने जा रहे हैं, चूंकि गांधी जी वाला कर रहे हैं, अब यहाँ पर पहला का ख, वहाँ चाहे पार्ट इसको दागिए या फिर चाहे तो यहाँ पर जो लाइन खींचे रहते हैं यहाँ पर भी दाग लीजिए कि पहला करने जा रहे हैं। और महात्मा गांधी कर दीजिए, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें लिख दीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, और यह एक देश के लिए सफल योद्धा की तरह से या शांति के प्रतीक के रूप में लड़ाई लड़े, और इन्होंने भारत में अपनी पूरी पढ़ाई बैरिस्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड में किए, और फिर वहाँ से अफ्रीका आते हैं, अफ्रीका से 1915 में भारत आते हैं, फिर चंपारण आंदोलन करते हैं बिहार में जा करके, और फिर उस तरह से बढ़ा बढ़ा करके लिख देंगे। फिर इसी तरह से असहयोग आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, लास्ट में फिर 1942 में आंदोलन होता है जिसमें इन्होंने करो और मरो का नारा देते हैं, और इस तरह से बना करके लिखते जाएंगे। फिर लिख देंगे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी के रूप में, इस तरह से बना करके लिखते जाएंगे हेडिंग वाइज। तीसरा लिख देंगे कि दृढ़ निश्चयी थे, लिख देंगे ये क्या थे, दृढ़ निश्चयी थे, दृढ़ निश्चयी थे, लिख देंगे दृढ़ निश्चयी के रूप में देखेंगे हम इन्हें। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग देख लेंगे कि अवतारी पुरुष थे, लोग मानते हैं कि ये क्या थे, अवतारी पुरुष थे। इसके अतिरिक्त अगला देखेंगे कि इसके रूप में मुक्ति दूत के रूप में, क्योंकि उसी पर तो दिया गया है मुक्ति दूत। मुक्ति दूत का मतलब होता है कि जो भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था उससे मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, तो मुक्ति दूत के रूप में भी हम लिखते हैं। तो उस पर बना के लिख देंगे कि इन्होंने जिस समय भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, लोग इधर उधर छिन्न भिन्न थे, सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध करके और नारा लगा करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक तरफ प्रेरित किए। तो इस तरह से 2-4 हेडिंग दे करके लास्ट में संहार टाइप का लिख करके और फिर लिख देंगे कि नहीं, हम देखते हैं कि इस प्रकार से गांधी जी एक नायक के रूप में यहाँ भूमिका अदा करते हैं और अंत में भारत को स्वतंत्र कराने का कार्य करते हैं। इस तरह से महात्मा गांधी पर आप बना करके लिख देंगे। एक पेज भी लिख दिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो बहुत लिखना भी नहीं, एक पेज बहुत होता है इसके लिए, या 10-12 लाइन भी लिख देते हैं मुख्य 2-4 हेडिंग देकर के। कुछ हेडिंगों पर तो 2-2 लाइन तो लिखेंगे ना, तब भी एक पेज कवर हो जाता है, 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। बहुत समय भी वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला है, तो इसमें से कोई एक जो आपका खंड पड़ा हुआ है बस वही एक लिखना है, क्योंकि 3 नंबर ही इसमें से गेन करना होता है। आगे देखेंगे, अब इसमें से जीवनी लिखने के लिए आता है। जीवनी में आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 का ख आ गया, 6 का क और ख 2 होगा। 6 के क में आपके पास है, इसमें लेखक होंगे, तो क्या होंगे लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद है। इसमें से किसी एक का लिखना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, और 6 का क वाले भाग से, क वाले भाग से एक का लिखना है। मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल का आपका रहा है तो पहला दागेंगे, और नहीं अगर जयशंकर प्रसाद का रहा है तो दूसरा दागेंगे, और लिखेंगे कि हम लिखने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी को क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। ठीक ना, जीवनी उनका लिख दीजिए, कब जन्म हुआ था, कब मरण हुआ था। इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखा जाता है इसमें, यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कौन सा कार्य किया, तो साहित्यिक
परिचय दा करके इसमें लिख देंगे। ठीक, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ योगदान दी है। इसके बाद रचनाएं में आपको याद है, जो भी रचनाएं याद हैं तो रचनाएं लिख देंगे। चिंतामणि, आंधी, ठीक ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटक, ठीक ना, तो बादल वगैरह इनकी रचनाएं हैं, चिंतामणि वगैरह, तो दो चार रचनाएं लिख देंगे, नंबर आपका गेन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त छ के क के बाद छ का ख आता है, इसमें कवि रहते हैं तो इनका भी एक लिखना पड़ता है। एक इसमें से लिखना है और एक इसमें से लिखना है, 5-5 नंबर का आपका बनेगा। तो इसके बाद फिर जब ये लिख लेंगे तो प्रश्न संख्या फिर नीचे लिखेंगे, प्रश्न संख्या छ का ख। और छ के ख में से अब इसमें आपको तुलसीदास आते हैं, तुलसीदास लिखिए, राम नरेश त्रिपाठी आते हैं तो वो लिखिए, श्याम नारायण, नंबर उनका देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास लिख रहे हैं तो आप यहाँ लाइन खींचे रहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहला हम लिख रहे हैं तुलसीदास की, तुलसीदास की जीवनी, तुलसीदास की जीवनी, और फिर इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे कब जन्म हुआ, कब मरण हुआ, फिर कैसे का हुआ, ठीक है। और इनकी क्या रचनाएं हैं, तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे गीतावली है, दोहावली है, ठीक है, हनुमान बाहुक है, इसके बाद विनय पत्रिका है, रामचरितमानस जान ही रहे हैं आप लोग, तो 2-4 लिख दीजिए, नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। और इनका किस तरह से समाज जिस तरह से उथल पुथल में पड़ा हुआ था उस समय रामचरितमानस जैसे काव्य की रचना करके इन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। आज भी रामचरितमानस का उतना ही आदर है ना। बहुत सारी चीज़ इसमें उठा करके लिख दीजिए, इस तरह से जीवनी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में दे रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। तो दो पाठ से याद कर लीजिए, छोटा छोटा जो सहज मिलता है ना उसको 2 श्लोक याद कर लीजिए, दो दो रहेगा तो जो पाठ्य पुस्तक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में पकड़ा जाएगा तो एक ही याद किए हैं, काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 ठे याद कर लीजिए कि अगर परीक्षा में एक पेपर में आपका मिल भी जाता है तो उसको लिखना है नहीं तो दूसरा वाला आपका काम कर देगा, क्योंकि ये यहाँ से आपका 2 नंबर का गेनिंग होगी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 आपके पास दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 में दे रहा है ना, 9 प्रश्न होते हैं इसमें अब करने के लिए, क्योंकि 20 नंबर का तो आप उधर कर ही लिए हैं। तो 8वां में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। कह रहा है कि वाराणसी किमर्थः प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो लिख देंगे कि वाराणसी प्रस्तर मूर्तयः, ठीक है, और कौशिकीय साटिका, वाराणसी पत्थर की मूर्तियों के लिए और कौशे रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो भी हो जाएगा। और नहीं तो और विधिवत लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे कि वाराणसी विद्या, दर्शनम, साहित्य, धर्मम, शिल्प कलायाम क्षेत्रे प्रसिद्धा, इन चीज़ों के लिए, वह साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो चाहे सो लिख लें, लिख दीजिए ताकि पता चले कि बच्चा कुछ जानता है। आगे देखें, नागरिका किमर्था लज्जिता भवा, तो प्रबुद्धो नागरिक से यह प्रश्न है, तो लिखेंगे कि ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत् तदा नागरिकः लज्जितः अभवत्। जब ग्रामीण के द्वारा पूछी गई पहेलिका का उत्तर नहीं दे पाया तो अब क्या हो गया, नागरिक जो शहर में रहने वाला था वो क्या हो गया, लज्जितः अभवत्, लज्जित हो गया। बस ये लिख देना है उत्तर। इसमें से 2 ये करना है, कोई भी 2 जो भी आता हो, जो आपको बढ़िया आता है ना परीक्षा में उसमें से लिख दीजिए। यदि मान लीजिए कि 8वां लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 8 लिख रहे हैं, अब प्रश्न संख्या 8 का पहला आ रहा है तो पहला दा करके वो लिख दीजिए। और मान लीजिए कि इसके बाद चौथा आ रहा है तो चौथा दा करके लिख दीजिए, काहे कि 2 को लिखना है, जो बढ़िया आ रहा है पहले पढ़ के देख लीजिए। तो कह रहा है कि अलच्छेंद्र कह आसित, तो अलच्छेंद्र तो रहेगा ही रहेगा, आसित रहबे करेगा, आई प्रश्नवाचक चिन्ह हट करके खड़ी पाई बन जाता है उत्तर देते समय। और कह के जगह पर जवन कर देना है, क्या लिख दोगे, जवन, अलच्छेंद्र जवन आसित, वह एक जवन था। जवन किसको कहा जाता था, जो पश्चिमी देशों से भाग के आते थे ना यहाँ पर हम लोगों को लड़ने के लिए, जो मुस्लिम वगैरह, तो उनको क्या कहते थे, जवन कहते थे। अलच्छेंद्र कौन था, पश्चिम से, यूरोप से आया था ना लड़ने के लिए, इसलिए उनको जवन कहा जाता था। तो अलच्छेंद्र जवन आसित, खाली कह को हटा करके जवन भर देंगे तो हो जाएगा उत्तर। चंद्रशेखर कह आसित, तो चंद्रशेखर रहबे करेगा, ये प्रश्नवाचक हटा करके और खड़ी पाई लगा देंगे। कह माने होता है देशभक्त, देश भक्त है चाहे राष्ट्र भक्त, तब वो सही हो जाएगा। देशभक्त आसित चंद्रशेखर क्या था, देशभक्त था, तो हो जाएगा इसका उत्तर। इस तरह से यहाँ से आप 2-2 नंबर के 4 नंबर गेन करते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो कुछ किसी पर भी लिखिए, कंप्यूटर शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, विज्ञान एक अभिशाप है अथवा वरदान है, ऐसे करके आता है, अथवा वरदान है। तो इस पर लिखना होता है कि अभिशाप है अथवा वरदान है। तो
इस पर आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्या फिर लिखना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का, पर माने होता है दूसरों का, दूसरों के कल्याण के लिए के समान, सरिस माने होता है समान, अधर्म नहीं भाई, कोई दूसरा धर्म नहीं है, इस पर लिख दीजिए। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना हो, इसमें लिख देंगे प्रश्न संख्या 9। क्या दाग देंगे, दाग देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 दाग दिए। और 9 में कौन करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 में करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दूसरा आ रहा है तो आपका दूसरा यहाँ से हेडिंग हो जाए, दूसरा हेडिंग दाग दीजिए। और दूसरा हेडिंग के बाद फिर क्या कर देंगे, लिख देंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्या हो गया, ठीक है? इसमें लिख दीजिए कि पर्यावरण का प्रदूषण है क्या। तो लिख देंगे कि हमारे आसपास में बहुत सारे कारणों से, मानव की गतिविधियों से क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, और जिसके वजह से तमाम पेड़ कट रहे हैं, या बहुत सारे उद्योग चलाए जा रहे हैं, उनसे गंदी चीजें मिल करके हमारे पर्यावरण को खराब करे, वातावरण को खराब कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे चारों तरफ से एक वायुमंडल हमें घेरे हुए है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। उसमें अवांछनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों के मिल जाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इस पर थोड़ा सा लिख लेंगे। और इसके बाद नीचे लिख देंगे कारण, पर्यावरण लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिख देंगे, कहाँ ये होता है, ठीक ना। तो आज इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है और अंधाधुंध औद्योगिक क्रांतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योग से जितने भी गंदे रासायनिक पदार्थ और कचड़े वगैरह होते हैं, वो बह करके गंगा, जमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं और उसको जा करके विषाक्त कर देते हैं, जिससे जलीय जीव मरने लगे हैं। और प्रदूषण जो हो रहा है हो ही रहा है, और बाहरी लोग भी अगर उसमें जाते हैं तो वो भी उस जल को ग्रहण करते हैं, तो उनको भी तरह तरह के रोग होते हैं। इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है। बहुत सारे लोग केमिकल, रासायनिक चीज़ें जो है वो छिड़काव वगैरह फसलों पर करते हैं, वो भी उड़ करके वातावरण में जाता है, तो वायु प्रदूषण होता है। हम लोग माइक बजाते हैं या फिर गाड़ी वाहन कोई काई करता है, सीटी बजाता है, तो उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। मिट्टी में तमाम हम लोग रासायनिक खादें डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, उससे मृदा प्रदूषण हो जाता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है, जो थोरियम है, यूरेनियम है, जो पदार्थों को भट्टियों में जला करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उससे हमारे वातावरण में क्या हो जाता है, प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जिसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं या प्रदूषण कहते हैं। इस तरह से ये प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तो मुख्य हैं। और इसके अतिरिक्त रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण पर थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। इसके बाद जब कारण लिख लेंगे तो इसके बाद लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार डाल देंगे, प्रकार में डाल देंगे कि ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा हो जाएगा वायु प्रदूषण, इसके बाद होता है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के बाद फिर होता है मृदा प्रदूषण, मृदा के बाद फिर लिख देंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण। बहुत सारे प्रदूषण अपना लिखते रहिए, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। ये प्रदूषण हो जाएगा। इस पर थोड़ा थोड़ा लिख दिए कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मतलब बड़े बड़े उद्योगों, कल कारखानों से और इतनी जनसंख्या बढ़ रही, बड़े बड़े शहरों से जितने भी कचड़े होते हैं निकल करके कहाँ जाते हैं, अगल बगल के नदियों में मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे जल के प्राणियों को भी और अन्य सारे लोगों को भी इससे बहुत खतरा है। तो इस तरह से जल प्रदूषण पर आप लिख लेंगे। वायु प्रदूषण क्या है, जितने भी हमारे पास वाहन चल रहे हैं, ठीक ना, वे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ते हैं। इससे भी हमारे वातावरण में जो धुआं है जा करके मिल करके और वायु को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो कल कारखाने हैं उसमें कोयला झोंक झोंक करके और फिर क्या किया जाता है, उसके ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन करने में, भट्ठा उठा उद्योग में, बड़े बड़े कल कारखानों में प्रयोग होता है, तो इससे वायु प्रदूषण होता है। आगे देखें, ध्वनि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन वगैरह होते हैं शादी विवाह के अवसर पर, उसमें काफ़ी जो डीजे वगैरह बजाते हैं, काफ़ी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे बीमार लोग और बीमार हो जाते हैं, बच्चे ठीक से सो नहीं पाते हैं, पढ़ने वाले पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस तरह की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। और जो कंपन है ना, ऊर्जा को आप सुने होंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से, कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है। तो वह नष्ट नहीं होती, अगर उत्पन्न कर रहे हैं आप ना, समझिए कि इधर जा करके वो कहीं ना कहीं तरंग के रूप में है और किसी न किसी को वह अपना आघात करेगा। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इस पर थोड़ा लिख लेंगे। इसके अतिरिक्त मृदा प्रदूषण, जो हम लगातार
डाई, यूरिया, पोटास केमिकल वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, दवा का छिड़काव कर रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह के रूप में या कीटनाशक के रूप में, उससे मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और मिट्टी निश्चित रूप से अपने क्षमता को क्या करती जा रही है, होती जा रही है। तो इस पर लिख लेंगे थोड़ा सा। रेडियो एक्टिव पदार्थ में देख रहे हैं, बता देंगे कि अमेरिका वालों ने जापान पर जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय नागासाकी और हिरोशिमा पर ले आकर के क्या कर दिया था, परमाणु बम गिरा दिया था। अभी आज भी पता चलता है कि वहाँ पर 60-70 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज भी वहाँ क्या हो रहा है, आज भी लोग वहाँ पर लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का लंबे समय तक हमारे ऊपर, हमारे वातावरण में फैल जाता है और उसका विकृति का प्रभाव पड़ता रहता है। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है। तो इतना लिख देंगे, गुप्त ने एक पेज हो जाएगा। दूसरा फिर लिखेंगे, अब प्रकार जब हो गया तो फिर अब ये हो गया, कारण हो गया, तो फिर इसके बाद अब निवारण लिख दीजिए। इसका क्या करना है, अब निवारण करना है। निवारण करना का मतलब कि इसके लिए लगातार जो वृक्ष कट रहे हैं उस पर रोक लगाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वृक्ष क्या है हमारे लिए, एक बैंक के समान है। बैंक हो सकता है कि रात में आपको पैसा न दे, लेकिन अगर आपके पास अगर आदमी बीमार पड़ जाता है और दे देंगे कि किसी के पास ले जाकर के 10,000 का सामान 5,000 में बेचेंगे तो उसी रात आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से वो हमारे लिए बैंक है। फल फूल देता है, इमारती लकड़ी देता है, वायुमंडल को स्वच्छ करता है, इसलिए वृक्ष लगाना आवश्यक है। एक तो वह है निवारण का उपाय। दूसरा उपाय है कि इस पर कड़ा विरोध करना चाहिए कि जितने भी गंदे नाले बह करके गंगा में जा रहे हैं, चाहे बड़े नदियों में जा रहे हैं, उसको पहले शोधन कर लिया जाए, उसमें से कूड़ा कचरा निकाल करके और कुछ तो सिंचाई में उस जल का प्रयोग कर लिया जाए और शेष जो शुद्ध जल है तब उस जल को मिलने दिया जाए। इससे इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो निवारण में ये सब चीज़ें, इन पॉइंटों को डाल देंगे 2-4 ठे। इसके बाद नीचे लिख देंगे उपसंहार। उपसंहार माने एक तरह से क्या होता है, निष्कर्ष ही होता है। इसमें लिख लेंगे कि उपरोक्त हम लोगों ने विवरणों में देखा कि पर्यावरण की जो समस्या है प्रदूषण की, वह लगातार बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या का हमें नियंत्रण करना चाहिए और ऊपर बताई गई विधियों का अगर हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से इससे निजात किसी हद तक पाई जा सकती है और सभी लोगों को अगर शिक्षित कर दें, रोजगार अगर उनको हम जागरूक कर दें, इसमें हमें काफ़ी सफलता मिलेगी। बस इतना लिख देंगे, 2-3 पेज भर जाएगा और इसके बाद आपका यहीं पे क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चनों को आपको करना है और इसीलिए इसको दिया जा रहा है कि प्रैक्टिस सेट अगर एक बार भी आप देख लिए ना तो बिल्कुल हाथ हिलाते हुए आप वापस नहीं आएंगे, कोई फेले नहीं होगा। 30 नंबर का तो क्वेश्चन है ये है, तो 30 में यदि सरकारी स्कूल में भी आपका एडमिशन है तो भी 20, 22, 23, 24, 25 नंबर मिल ही जाता है। अगर प्राइवेट में है तो 28, 29, 30 मिलबे करेगा। तो इस तरह से लगभग 175 से 80 नंबर आपका वो मिल जाएगा। 20-20 नंबर वाला है, अगर सही कर ले जाते हैं उसमें से 15 से 16 तो 15-16 नंबर वो हो जाता है। और किसी तरह से अगर इसमें जितना बताया गया है उसके हिसाब से अगर 2-4 दिन देख लेते हैं तो इससे भी गेन करने आपका हिम्मत बढ़ जाएगी और आप करके जाएंगे और अच्छा करके आएंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। और इस तरह के वीडियो का आपको शानदार वीडियो देखने के लिए आपका सारा सिलेबस पढ़ रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं, व्याख्या भी पढ़ी हुई है। और अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित करने के लिए भाई पास होना एक अलग बात है और ज्ञान रखना एक अलग बात है। जब एक बार ठीक ठाक से जब पढ़ लेंगे ना तो आप ऊपर जाकर के बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। नौकरी के लिए आरामारी इसलिए है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, केवल पास होना चाहते हैं। अगर ठीक से पढ़ लें, कौन शक्ति है जो रोक सके, आज भी जो होने वाले हैं हो रहे हैं। तो इस तरह का अच्छा वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को dr.an क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद बेल आइकन आएगी, घंटी को प्रेस कर दीजिए और वो क्या होने लगेगी, एक बार कर देंगे तो जो भी यहाँ से डाला जाता है आपके पास जाएगा और आप निश्चित रूप से अपने ज़िंदगी में जो हैं उससे बेहतर करके आएंगे। और आपके पास चाहे पुलिस की तैयारी हो, चाहे जो भी तैयारियां यहाँ पर डाली जा रही हैं वनडे एग्जाम से संबंधित, सबको आप पढ़िए, अपने समय को वेस्ट मत कीजिए। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको 24 घंटा 1 मिनट का समय नहीं मिला हुआ है, सबको 24 घंटे का मिला हुआ है। कुछ लोग अपने समय को सोने में बिता देते हैं, कुछ लोग झगड़ा करने में बिता देते हैं और कुछ लोग अध्ययन करने में बिताते हैं। तो अध्ययन करने में और अच्छी चीज़ों को सुनने में बिताते हैं वे विद्वान कहलाते हैं और जो इसके अतिरिक्त आचरण करते हैं वे मूर्खों में गिनती होती है और समय बीत जाता है और जिंदगी भर इस संसार के थपेड़ों को सहते रहते हैं। तो आज सूझ अपने अंदर सुझाव लाइए और अपने को सुधारिए
और यह अच्छा समय है। आज तो समय है, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो सवाल पूछने के लिए गांव में कोई बताने वाला नहीं होता था, कोचिंग का ज़माना नहीं था। आज तो आप बैठे बैठे चाहे तो गद्दे के अंदर सोए हुए हैं आराम से, और जाड़ का पते नहीं, उसी में मोबाइल से आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय तो दीजिए, पढ़िए। फिल्म के देखने के चक्कर में पबजी खेल रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए। अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ हमारे तरफ से, डॉक्टर एन क्लासेस के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे इस परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।